हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साइंस से रिलेटेड टॉप 500 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। मुख्य रूप से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर कवर किया गया है। इसको हमने 3 भागों में रखा है। पहले भाग में आपकी बोली, भाषाएं, काल, ये सब चीजें हैं। दूसरे भाग में आपकी प्रमुख रचनाएं रहेंगी, जिसमें गद्य और पद्य से रिलेटेड जितने भी राइटर हैं उनसे रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। और तीसरे भाग में प्रमुख कथन और पंक्तियां रहेंगी, क्योंकि कभी कभी आपके कथन भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो मुख्य रूप से आपके एग्जाम जो आरओ का हो गया, एपीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बीडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, बीईओ के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। यहाँ पर बोली और भाषाएं के अंतर्गत आज हम लोग इसमें देखेंगे। और इसके अंतर्गत जैसे आपकी जो हिंदी भाषा का विकास हुआ, जो पुस्तकें आपकी लिखी गई हैं प्राचीन, वो किस भाषा में है, कौन सी किस भाषा में, वो सब यहाँ पर कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये पार्ट 1 आपका होने वाला है। इसमें मुख्य रूप से हम बोली, भाषाएं और काल को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? अवधी, ब्रज, देवनागरी या संस्कृत? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपको इसका पता होगा। सही आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत से आपकी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने यदि हिंदी ग्रामर का हमारा पहला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें हमने डिटेल में पूरी हिंदी की उत्पत्ति, आपका विकास पूरा कैसे हुआ है, कहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, सब उसमें हमने बता रखा है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। और इसमें जो भारोपीय आपका परिवार है, जो हिंदी है आपके भारोपीय परिवार की भाषा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो है भाषा यहाँ पर परिवार, वो आपका भारोपीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्ट छाप का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मीराबाई, रसखान, सूरदास या गदाधर भट्ट। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अष्ट छाप का जहाज यहाँ पर सूरदास को कहा जाता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर डिटेल इसकी देख सकते हैं। अष्ट छाप के कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूरदास हैं। तो इनकी रचना कौन सी है? सुरसागर है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? क्योंकि अब ये गोरा बादल की कथा खड़ी बोली में रची गई है, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। ऑप्शन है आपके मलुकदास, रज्जब, दादू या जटमल। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। जटमल आपके गोरा बादल कथा के रचनाकार हैं और खड़ी बोली में ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके विद्यापति, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आदिकाल के प्रमुख कवियों में जो आते हैं ये लोग सभी आते हैं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं पूरा। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको आपके ध्यान में हो जाएगा कि आदिकाल के कौन यहाँ पर रचनाकार हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी नाम लिखे हुए हैं, जैसे नरपति नाला, चंद्रबरदाई हो गया, दलपति विजय। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नलह सिंह है और श्रीधर है। तो ये सभी यहाँ पर कवि आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये यहाँ पर जो इनको कहा है सी नंबर हो जाएगा, वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप इसको डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपका ये है, इसके अलावा सेकंड पार्ट में आपकी रचनाएं होंगी, और थर्ड पार्ट में यहाँ पर आपके जो कथन और जो पंक्तियां हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कभी कभी किसी कविता की पंक्ति हो गया और किसी ने कुछ कहा है, क्या कहा है, वो सब चीज़ें उसमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड सभी वहाँ पर आपके कथन और पंक्तियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनीक या मधुकर। तो यहाँ पर सही आंसर आपके हो जाएगा नामदेव, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है चंद्रबरदाई, जगनीक, दलपति विजय या विद्यापति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि वीर गाथा काल के आपके चंद्रबरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पर बताइए हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? निराला है, अज्ञेय हैं, पंत है या जयशंकर प्रसाद है? तो बताइए। तो ये सब शॉर्ट नाम दिया गया है, जैसे निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं। डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो छंदों की परिधि से मुक्त किसने कराया है हिंदी कविता को? क्योंकि पहले हिंदी कविता में छंद ही आपको ज़्यादा थे, तो उससे मुक्त कौन कराया? सुमित्रानंद पंत। यानी इनकी रचनाओं में छंद कम मिलेगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मध्यकालीन अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध कवियों में निम्न में से कौन शामिल थे? तो ऑप्शन है आपके बिहारी, सूरदास, नाभादास, तुलसीदास। तो अभी हमने इसका क्वेश्चन का आंसर देखा, अष्टछाप के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सूरदास था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले, तो ये भी अभी हमने यहाँ पर देखा आपका, तो ऑप्शन दिया गया है, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? सिद्ध कवि, नामपंथी कवि, भक्ति कवि या संत कवि? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे उनको यहाँ पर देखिए संत कवि के नाम से बुलाया जाता था। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके दिया गया है 343, 344, 345 या 346। तो बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा, राजभाषा के यहाँ पर यूज किया गया है, ध्यान रखिए। राजभाषा कहीं भी अगर लिखा मिले तो वो रॉन्ग होगा संविधान में। इसके अलावा राष्ट्र की भाषा भी लिखा मिले, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है वही यहाँ पर मान्य होगा। कहने को हम लोग कहते हैं राजभाषा, लेकिन जो पूछा जाएगा कि किस नाम से उसमें लिखा गया, तो राजभाषा नाम से उसमें हिंदी को लिखा गया है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा 343 के अंतर्गत आपका हिंदी को यहाँ पर संविधान में हिंदी को मान्यता दी गई है, या 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा को हिंदी बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, और इसमें टोटल जो अनुसूचियाँ जो आपकी हैं उसमें भाषाओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमक किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तुर्की, फारसी, अरबी या पुर्तगाली। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा तुर्की। चकमक तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बन गया? तो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ भी है, और किसके द्वारा लिखा गया है 1804 में, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, और इसके अलावा यहाँ पर प्रेम सागर उसका नाम है। निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। जो लोग भी हिंदी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा, सी नंबर। हिंदी का आधुनिक हिंदी का जो प्रथम गद्य था वो आपका यही था, और इसके जो नाम था इसका प्रेम सागर था, रचनाकार लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन छायावाद के शीर्ष रचनाकार हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या उपरोक्त सभी। तो छायावाद के शीर्ष रचनाकारों में ये तीनों लोग शामिल होते हैं। तो डी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल भी दी गई है, जो आपका छायावाद युग रहा है कब से कब तक रहा है, और इसके अंतर्गत जो कवि आते हैं आपके, जो लेखक आते हैं, रचनाकार आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये शुरू के आपके 3-4 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं से संबंधित आपकी रचनाएं अधिकतर पूछी जाती है। कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है खड़ी बोली, मेवाती, मैथिली या अवधी। तो यहाँ पर कौरवी बोली को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको डिटेल, पूरा डिटेल हमने जो वीडियो बनाया था पहला हिंदी ग्रामर का, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें काफ़ी अच्छे से सब कवर किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो का जरूर देखिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये सब क्वेश्चन भी आपको उसी वीडियो से, लेक्चर से मिल जाएगा। ऑप्शन है सोरसैनी अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली या अवधी। तो जो आपकी ब्रज भाषा की उत्पत्ति है वो आपकी सोरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हमने आपको वहाँ पर अपभ्रंश की लिस्ट भी दे रखी है। अपभ्रंश वहाँ पर है एक तरफ, और उससे जो बोलियाँ विकसित हुई हैं, भाषाएँ विकसित हुई हैं, वो वहाँ पर दूसरी तरफ दिया गया है। 5 से 6 हैं अपभ्रंश, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में कौन सी बोली यहाँ पर बोली जाती है? तो वो आपको बताना है कौन सी भाषा की बोली बोली जाती है, बघेली, खड़ी बोली, मैथिली या अवधी। तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवधी। इन सब जिलों में आपकी अवधी की बोली की भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बघेली, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नागार्जुन मैथिली भाषा के यहाँ पर क्या थे, लेखक थे। और ये आपका जो क्षेत्र आता है बिहार की तरफ, यानी कि बिहारी से जो बोली विकसित हुई है वो इसके अंतर्गत मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, ये मगही हो गया, ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा उपनामों से कौन सा लेखक मशहूर रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है लल्लू लाल, विद्यापति, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भोजपुरी का शेक्सपियर यहाँ पर आपको भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। इनकी रचनाएं भोजपुरी में काफ़ी हैं, तो क्योंकि और फेमस रचनाएं हैं सभी। तो डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और यहाँ पर देखिए महापंडित राहुल शंकरतायन ने इनको क्या कहा है, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी घोषित की गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन 343 है, 341, 2 या 3। तो अभी ऊपर इसका आंसर आप लोगों ने देखा, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 351 का निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया है? अंग्रेजी को सहभाषा बनाने के लिए, अहिंदी भाषी राजाओं को राजभाषा बनाने के लिए, हिंदी के विकास के लिए, या अनुच्छेदों की समीक्षा के लिए? तो यहाँ पे देखिए 351 जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी के विकास की बात कही गई है। हिंदी जो आपका 343 आपका स्टार्ट होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर अनुच्छेदों में आप देखेंगे 341 को, तो वहाँ पर हिंदी के विकास की बात कही गई है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ऑप्शन है 52, 51, 45 या 42। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 52 वर्ण हैं टोटल। स्वर और व्यंजन को यहाँ पर मिलाया जाए तो आपको 52 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, इसका ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? तो यहाँ पे देखिए स्वरों की संख्या ऑप्शन है 10, 12, 11 या 9। तो स्वरों की संख्या टोटल कितनी है, 11 है। हिंदी ग्रामर का चैप्टर जो हमने कराया है उसमें भी ये सभी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा चैप्टर आपका है जिसमें आपको व्यंजन स्वर इन सभी के बारे में बताया गया है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, और किस व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, और कौन से व्यंजन आपके उसमें दिया गया है, अघोष सघोष ध्वनियाँ, और ये सब चीज़ें उसमें दी गई है। अल्प प्राण महाप्राण वो सभी हमने बता रखा है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें देखिए आप सभी को ये पता होगा, इसमें जो ये है ऋषि वाला इसको रा को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर है 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो 14 सितंबर को ही क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को किस रूप में मान्यता मिली है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या विभाषा? तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आ गया, तो उसमें जो लिखा गया वो राजभाषा आपका लिखा गया, ना कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। तो बी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की होती है क्या? मानक भाषा, उपमानक भाषा, मातृभाषा या संचार की भाषा? तो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको वहाँ की मातृभाषा कहा जाता है। जैसे आप जहाँ क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ जो भाषा बोली जाती है वो उसी वहाँ की मातृभाषा हो जाती है। जैसे अब बिहार में भोजपुरी बोली जाती है तो वहाँ की मातृभाषा भोजपुरी कही जाएगी, ध्यान रखिएगा इसको। जहाँ पे अवधी बोली जाती है तो वहाँ की मातृभाषा अवधी बोली जाएगी। और पूरे राष्ट्र की यदि बात करें तो वहाँ उसकी मातृभाषा आपकी हिंदी बोली कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उपभाषा, परिनिष्ठित भाषा, विशिष्ट भाषा या वैज्ञानिक भाषा? तो बी भाषा को यहाँ पर उपभाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बी भाषा के अंतर्गत ही आपकी बोलियाँ आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैथिली भाषा का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है तिरहुत, अयोध्या, गुरु जनपद या लखनऊ? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा तिरहुत जो क्षेत्र है वो मैथिली भाषा का क्षेत्र है और ये बिहार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल भी हमने सभी क्वेश्चनों का लगभग इंपॉर्टेंट जो है उनका दे रखा है, जिससे आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए और डिटेल में आप चीज़ें जान लेंगे तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। ददर भाषा का दूसरा नाम कौन सा है? बलूची, यूनानी, द्रविड़ या पैचासी? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ददर का दूसरा नाम पैसाची है, तो ध्यान रखिएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं? तो संस्कृत से जो मूल शब्द आते हैं आप सभी को पता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तद्भव, विदेशी, तत्सम या देशज? तो जो मूल शब्द डायरेक्ट आते हैं उनको तत्सम कहा जाता है, यानी सेम यहाँ पर ले लिया गया है उन शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब तक रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है 500 ईसा पूर्व से 1000 से 21वीं सदी, 1500 से 500 ईस्वी और 500 ईस्वी से यहाँ पर 1000 ईस्वी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्य भाषा का जो काल रहा है मध्यकालीन, क्योंकि 3 कालों में विभक्त था आपकी आर्य भाषा का काल। पहले काल आपका जो था वो प्रथम आर्य भाषा जो उसको कहा जाता था, यहाँ पर देखिए मध्यकालीन है तो उसको प्राचीन वहाँ पर कहा जाता था, फिर मध्यकालीन हुआ, फिर आधुनिक हुआ, तो आर्य भाषा का ये काल आपका रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 500 ईसा पूर्व है यहाँ पर और 1000 ईस्वी तक का काल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं को संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर अनुसूची की बात कही जा रही है सीधे सीधे, तो सभी को पता होगा
जो भारतीय भाषाएं हैं और भारत की संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन है सेकंड, 8th, तीसरी या चौथी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। 22 भाषाएं जो आपकी हैं तो उसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप APS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जा रही है। GS का जो सेक्शन है और जो हिंदी का सेक्शन है, निबंध सहित पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है तुर्की, फारसी, अरबी या संस्कृत। तो उर्दू सभी को पता होगा किस भाषा का शब्द है यहाँ पर? तुर्की भाषा का, तुर्की से ये उर्दू का शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पर A नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसकी यहाँ पर डिटेल भी दी गई है। मूलतः जो है उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है साहिब शिविर या खेमा तंबू। तो ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट यहाँ है पहाड़ी इलाकों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ी है कि गढ़वाली कुमायूनी है, मेवाती मारवाड़ी या कन्नौजी है। तो सीधे सीधे आपका देख रहा है जो गढ़वाली और कुमायूनी है, क्योंकि उत्तराखंड और उधर के क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। तो यहाँ पर B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब पहाड़ी भाषा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को जानते, यहाँ पर पता होगा कन्नौजी आपका UP क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इधर आपका प्लेन एरिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ब्राह्मी किस लिपि की उत्पत्ति है? तो यहाँ पे देखिए ब्राह्मी से जो लिपि बनी है वो आपको बताना है। कैथी, देवनागरी, खरोष्टी या गुरुमुखी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को क्या कहा गया है? तो रानी केतकी की कहानी में मतलब वो किस भाषा में लिखी गई है? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू या प्रंत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी आप सभी ने पढ़ा होगा, जो है खड़ी बोली में है। B नंबर सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली की प्रथम रचना भी इसको कहा जाता है, रानी केतकी की कहानी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर डिटेल भी देख लेते हैं। हिंदी खड़ी बोली की में जो इंसान लखा है, इन्हीं की ये प्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो देखिए वहाँ पर उपभाषाएं भी हमने दे रखा है एक लिस्ट में, और उसके अंदर जो बोलियाँ बोली जाती हैं वो भी दे रखा है। तो एक तरफ आपका है जैसे पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, उसके अंतर्गत कौन सी भाषाएँ आती हैं सब दे रखा है। तो अवधी और बघेली जो आती हैं वो आपको यहाँ पर किस हिंदी के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये भाषाएं आती है। C नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द है उर्दू भाषा का, अरबी भाषा का, अवधी भाषा का या फारसी भाषा का। तो आप सभी को पता है हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान ये सब फारसी भाषा के आपके शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वो क्या, उसको क्या कहा जाता है? लिपि विज्ञान, शैली विज्ञान, रूप विज्ञान या व्याकरण। देखिए यहाँ पर इसको समझिए, जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्दों, रूपों और प्रयोगों का ज्ञान होता है, यानी उसको किस तरह प्रयोग करना है, कौन सी उसमें भाषाएं आती हैं, ये सभी आपके व्याकरण के अंतर्गत आता है। D नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि व्याकरण को पढ़कर ही, व्याकरण के जरिए ही आप यहाँ पर शुद्ध हिंदी को लिख सकते हैं। जिस तरह आपका इंग्लिश ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर को बिना सीखे हुए आप इंग्लिश में कोई भी शब्द सही नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह हिंदी का भी यहाँ पर ग्रामर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है भाषा और शैली, मानवीकरण और विधान, लय और प्रवाह या छंद और अलंकार। तो आधुनिक कविता में आप क्या चीज़ें इसमें देखना चाहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लय और प्रवाह होना चाहिए। C नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है, क्या सहायक है? हिंदी भाषा का साहित्य या पुस्तक व विज्ञापन, पत्रिका या पाठ्य पुस्तक या समाचार पत्र और विज्ञापन। तो बताइए इसमें हिंदी भाषा के यदि विविध रूप जानना चाहते हैं तो कौन सा यहाँ पर सर्वाधिक सहायक रहेगा आपके लिए? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा हिंदी भाषा का साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्री। जितनी भी साहित्य हैं उनसे आपको पता चलेगा कौन सी भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें दी रहेंगी। तो ये इसका A नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विविध रूपों को परिचित कराने के लिए हिंदी भाषा साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री सर्वाधिक सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण या भाषाई परिवेश। तो यहाँ पर बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा व्याकरण। हिंदी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, तो व्याकरण के यहाँ पर जो है अंतर का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? यानी भारत की भाषाओं के लिए उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? रेखता, दुहा, जबान हिंद या हिंदी। तो मध्यकालीन अरबी जब यहाँ पर काल था तो उस समय आपको जो जितनी भी भारत में जो भाषाएं बोली जाती थी उसको जबान हिंद के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हमने आपको बता रखा है। हिंदी ग्रामर का जो आप वीडियो लेक्चर क्लासेस देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पे, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदी का विकास हमने कराया हुआ है। पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन है ये। कैसे पहले आपका कौन सा आया, जैसे संस्कृत आया, संस्कृत से आपका पाली बना, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, तो इस तरह होते हुए आपकी प्रारंभिक हिंदी आती है और उसके बाद आपका हिंदी का विकास होता है। तो पूरा चीज़ें हमने दे रखा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन ही केवल यहाँ पर है। तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर है वो आपका ये वाला है, ए नंबर है। पाली है, फिर उसके बाद प्राकृत आएगी, फिर अपभ्रंश आएगी, फिर अवहट आएगी। यानी संस्कृत से जिस अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है वो आपका पाली है। यहाँ पर पाली से जो विकसित हुई है वो आपकी प्राकृत हुई है, और प्राकृत से जो विकास हुआ है जिसका, वो आपका अपभ्रंश का हुआ है। और अपभ्रंश के बाद जो आता है अवहट, ये अवहट क्या है, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी। ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के बीच की जो संक्रमण काल की भाषा है, संक्रमण काल कहा जाता है इसको, उसके बीच जो भाषा रही है वो अवहट रही है। वैसे आप डायरेक्ट अपभ्रंश से प्रारंभिक हिंदी में जा सकते हैं, लेकिन बीच में ये भाषा आ जाती है अवहट। तो ये क्रम आपको इसमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल हमने दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधन शर्मा गुलेरी या भारतेंदु। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ग्रियर्सन ने यहाँ पर कहा है, क्योंकि देखिए अपभ्रंश के बाद सीधे सीधे आपकी प्रारंभिक हिंदी यहाँ पर आ जाती है, तो एक प्रकार से पुरानी हिंदी ही अपभ्रंश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल शंकराचार्य। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो यहाँ पर अपभ्रंश की उत्तरकालीन यानी बाद के जस्ट बाद कौन सी भाषा आती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया पाली, प्राकृत, तो सभी को पता है। यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो अवहट हो जाएगा, डी नंबर। क्योंकि देखिए पाली आती है, संस्कृत के बाद पाली, फिर पाली से प्राकृत आ जाता है, प्राकृत से अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश के जस्ट बाद यानी उसके बाद की, उत्तरकालीन का मतलब है बाद की, अवहट आपकी आती है जो कि संक्रमणकालीन भाषा है, और इसके बाद आपकी प्रारंभिक हिंदी आ जाती है। तो डी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन है बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला या पंजाबी। तो यहाँ पे देखिए जो सौरसेनी अपभ्रंश है उससे आपकी राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, और राजस्थानी भाषा की कई बोलियां आपकी बोली जाती हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, तो उसमें जो बोलियां हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल, प्राकृत काल। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संक्रांति काल कहा जाता है, संक्रांति काल, पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच यानी पुरानी का मतलब है प्रारंभिक हिंदी, यानी अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के बीच जो काल रहा है वो संक्रमण काल रहा है, और इसके बीच में जो भाषा विकसित हुई है वो आपकी अवहट है। सभी को पता है, अभी ऊपर हमने इसको देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपाद, स्वयंभू, राजामुंज या पुष्पदंत। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजामुंज को जो है क्या पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है। चंद्रधन शर्मा गुलेरी, राहुल शंकराचार्य, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए अपभ्रंश को प्राकृत भाषा यानी कि अपभ्रंश को प्राकृत भाषा यहाँ पर जिसने कहा है वो यहाँ पर है आपके रामचंद्र शुक्ल। सी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। महाराष्ट्री, मगधी, ब्राह्मण या पैचासी। तो पंजाबी यानी जैसे राजस्थानी के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं, उसी तरह पंजाबी के अंतर्गत भी आपकी बोलियां आती हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा पैचासी हो जाएगा। विकास अपभ्रंश का जो रूप है वो यहाँ पर पैचासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको देख लीजिएगा, 85 नहीं होगा, शायद ब्रांचर यहाँ पर होगा। ग्रामर का जो सेक्शन वीडियो क्लास है उसमें देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस उपभ्रंश से हुआ है। मगधी, अर्धमगधी, पैचासी या शोरसैनी। तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया जितनी भी भाषाएं हैं इनका जो विकास हुआ है वो मगधी से हुआ है, और मगधी से आपकी बिहारी बनी है। बिहारी के अंतर्गत आपकी कई बोलियां आती हैं, और फिर बांग्ला है, बांग्ला के अंदर भी बोलियां आती हैं। उड़िया है, उड़िया के अंदर भी उड़िया बोली आपकी एक ही रहती है इसमें। तो बिहारी के अंतर्गत जैसे यहाँ पर देखिए आप, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, मगही हो गया, ये सब बोलियाँ आ जाती हैं। तो उसका विकास यानी पहले आपका जो अपभ्रंश इसको कहा जाता है वो आपका मगधी है। मगधी के बाद जो भाषा आती है वो मतलब बिहारी आ गई। बिहारी से जो बोलियाँ बनती हैं वो आपकी भोजपुरी और मैथिली ये सब आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अर्धमगधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या गुजराती। तो अपभ्रंश जो है आपका अर्धमगधी, 4 से 5 आपके अपभ्रंश हैं, उनको देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत जो भाषा बनता है वो देख लीजिएगा, और भाषा से जो बोली बनती है वो देख लीजिएगा, पहले ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अर्धमगधी है, मगधी से तो आपने देख लिया, अब अर्धमगधी से जो ये अर्धमगधी आपकी अपभ्रंश है, तो उससे जो भाषा बनी है वो कौन सी, वो आपको बताना है। तो पूर्वी हिंदी भाषा आपकी आती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कई बोलियाँ आपकी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं? तो शोरसैनी उपभ्रंश, अब शोरसैनी से सीधे सीधे भाषाएं यहाँ पर पूछ रहा है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इन भाषाओं का जो जन्म हुआ है वो शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कई बोलियाँ हैं, राजस्थानी के अंतर्गत भी बोलियाँ हैं, पहाड़ी के अंतर्गत भी बोलियाँ, जैसे आपकी कुमायूनी हो गई, इस तरह आपकी हो गई, गुजराती के अंतर्गत आपकी बोलियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है आपका शोरसैनी, 85, मगधी या अर्धमगधी। तो अभी आपने ऊपर देखा अवधि का अपभ्रंश जिससे विकास हुआ है, जिस अपभ्रंश से अवधि भाषा का, वो आपकी यहाँ पर कौन सी है? अर्धमगधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1893, 1857, 1902 या 1917। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1893, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिचंद, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट, जगतनाथ रत्नाकर या शिवप्रसाद गुप्त। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, ये आपके नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कलकत्ता, क्योंकि ये आपका हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है 1900, 1903, 1906 या 1909। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये सरस्वती पत्रिका आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जारी की जाती थी, तो उनको संपादक कब वो बने थे ये आपको बताना है। 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के क्या संपादक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो अयंगर थे, इन्होंने ही राजभाषा हिंदी को बनाने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले इन्होंने भारतवर्ष के लिए बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961, 1960, 1965, 1963। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1961, ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1961 को प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में यहाँ पर क्या आपकी जो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 3, 4, 5 या 6। तो सही आंसर आपकी 5 उपभाषाएं हैं। इसको आप हिंदू ग्रामर का जो आप वीडियो लेक्चर क्लास है पहला, उसमें देख सकते हैं, पूरी भाषा बोलियों पर आधारित वो लेक्चर है, वीडियो क्लास है, तो उसमें पूरी डिटेल में आपको हर चीज़ दी गई है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर बोली भाषा से रिलेटेड है, वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर आपकी हो जाएगी 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 5 बोलियाँ कौन कौन सी है? देखिए, खड़ी बोली आपकी आ जाती है, हरियाणवी भी इसी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। ब्रज भाषा इसी के अंतर्गत आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 भाषाएं इसमें मेन है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और कन्नौजी तथा बुंदेली, ये आपकी टोटल मिला के 5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी है? तो आप पूर्वी हिंदी में देख लीजिए कौन कौन सी बोलियाँ हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये जो भोजपुरी आपकी आती है वो बिहारी के अंतर्गत आ जाती है, तो ये नहीं होगा। और इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूरा दिया गया है, और जो अपभ्रंश जिससे ये विकसित हुई हैं बोलियाँ, वो आपका अर्धमगधी अपभ्रंश है। भोजपुरी, मगही और मैथिली किस बोलियों से संबंधित है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बिहारी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध किससे है? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी। तो यहाँ पर देखिए जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तरी राजस्थानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अहीर वाटी एक हिंदी आर्य भाषा शब्द है, हरियाणा राजस्थान में वर्गीकृत किया गया इसको, और यहाँ पर महेंद्रगढ़ में ये सब जो स्थान है वहाँ पर जो बोला जाता है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है विद्यापति, भारतेंदु या सहजपाद या अज्ञेय। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो विद्यापति थे वो मैथिली में इन्होंने काव्य सृजन, यहाँ पर जो साहित्य का सृजन किया है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकाल साहित्य का सृजन हुआ है?
अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या कौरवी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा में। कृष्ण काव्य से जितनी भी रिलेटेड जो काव्य और साहित्य अधिकतर मिलेंगे आपको वो ब्रजभाषा के अंतर्गत मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो ब्रजभाषा के जो प्रमुख कवियाँ हैं उसमें आते हैं आपके सूरदास हो गए, रहीम होंगे, केशव हो गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। प्रमुख कवि आपके सूरदास हैं ब्रजभाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविता वाली किस भाषा में है, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या बुंदेली। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा में है, कविता वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या गिरधर दास। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, शकुंतला नाटक का राजा लक्ष्मण सिंह ने खड़ी बोली में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी या रिक्ता। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या मगध। तो काशिका कहा गया है आपकी जो बनारस की जो बोली यहाँ पर है उसको काशिका कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अभी इसका आपने ऊपर देखा डिटेल, ऑप्शन दिया गया प्राकृत, मगधी, शोरसैनी या अर्धमगधी। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा शोरसैनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोलियाँ आती हैं, अभी ऊपर आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, ऑप्शन है उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। तो 5 बोलियों के अंतर्गत आपका पश्चिमी हिंदी में सबसे सर्वाधिक बोली इंपॉर्टेंट कौन सी है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड आपकी खड़ी बोली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अभी ऊपर हमने आपको बताया था शोरसैनी, मगधी, अर्धमगधी या पैचासी। तो आंसर आपका शोरसैनी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी बनी और पश्चिमी हिंदी से 5 आपकी बोलियाँ बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, खड़ी बोली की प्रथम रचना आपकी कौन सी है, यहाँ पर प्रेम सागर है, लल्लू लाल की। तो ऊपर इसकी डिटेल भी हमने देखा था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन यहाँ पर है ब्रज, भोजपुरी, अवधी या मगधी। तो रामचरितमानस जो लिखी गई है वो आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, अवधी, ब्रज, कन्नौजी या कौरवी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा में ये भी लिखी गई है विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं, शारदा, खरोष्टी, कुटिल या ब्राह्मी। तो यहाँ पे जो लिपि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। जो जितनी भी भाषाएं आपकी बनी हैं वो अधिकतर भारत की भाषाएं ब्राह्मी लिपि से विकसित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी भाषा जो लिपि उसकी पूछी जा रही है वो आपको बताना है, देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या स्वराष्ट्री। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देवनागरी यहाँ पर हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हरिशंकर आदेश, रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु अनंत या हरिमानक। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है, और इसकी डिटेल भी यहाँ पर है, ये भारतवंशीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो दोहा प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत। तो दोहा मूलतः आपका अपभ्रंश जो भाषा रही है, पाली आपकी रही है, प्राकृत रही है, उसके बाद अपभ्रंश आई। तो अपभ्रंश के अंतर्गत जो आपकी भाषा विकसित है दोहा उसी के अंतर्गत आता है, यानी कि अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत दोहा आता है आपका। अपभ्रंश के बाद आपका अवहट आया है, फिर प्रारंभिक हिंदी आई है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, यानी एकदम शुरू की बात की जा रही है, जब मनुष्य यहाँ पर आया आदिमानव के रूप में। तो शुरू में क्या रही है लिपि, भावमूलक, भारत की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सूत्रलिपि, चित्रलिपि, तो प्रतीकात्मक लिपि। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी चित्रलिपि। चित्र के माध्यम से क्या वहाँ पर सब बताते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। तो ये लिपि आपकी रही है, चित्रात्मक जिसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी आपकी क्या है, चित्रात्मक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है, फारसी, अंग्रेजी, चीनी या जापानी। तो मुगल काल में हिंदी भाषा पर किसने प्रभाव डाला। अब क्योंकि मुगल आए, बाहर से आए हैं वो लोग, तो हिंदी भाषा में किसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फारसी, क्योंकि उधर से आए थे आपके फारस के साइड से। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले रेखता लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, चित्रलिपि या सूत्रलिपि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्टी जो लिपि थी पहले यहाँ पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाएं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देवनागरी लिपि में
हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देवनागरी लिपि में एक ही केवल भाषा है जो हिंदी के अलावा लिखी जाती है। ऑप्शन है तमिल, बांग्ला, पंजाबी या मराठी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। मराठी को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और हिंदी को तो लिखा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाती और हड़ौती बोलियाँ हिंदी में किस वर्ग की बोलियाँ हैं? पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती और हड़ौती आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? यानी जो अपभ्रंश रहा है इनका वो आपको बताना है। अपभ्रंश के बाद जो यहाँ पर ये बोली विकसित हुई है वो आपको बताना है। यानी कि पहले आपकी अपभ्रंश से भाषा आई होगी और फिर भाषा से आपकी बोली आई होगी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी? मगधी, अर्धमगधी, शोरसैनी या पिचासी। तो यहाँ पर उसका अपभ्रंश आपको बताना है। तो सीधे सीधे आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा अर्धमगधी। अर्धमगधी ये आपका अपभ्रंश है और इससे जो भाषा बनी है वो पूर्वी हिंदी बनी है और पूर्वी हिंदी से जो बोली बनती हैं वो आपकी ऊपर हमने डिटेल में बात की है, या इसको फर्स्ट ग्रामर के चैप्टर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीतिसार। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा पाणिनि की कौन सी अष्टाध्यायी है? कौन सी है ये आपकी संस्कृत ग्रामर की पहली पुस्तक है। ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन आता भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी ऑप्शन है शोरसैनी, मगधी, अर्धमगधी या पिचासी। तो जो अपभ्रंश रहा है वो आपका शोरसैनी हुआ है। कई बार हमने ऊपर अभी इसको देखा। शोरसैनी अपभ्रंश से ही आपका पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आपकी आती हैं जिसमें ब्रज भाषा सबसे मुख्य है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? 18वीं, 17वीं, 19वीं या 16वीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है चांद, सुधा, सरस्वती या प्रताप। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो खड़ी बोली काफ़ी यूज उसमें होता था, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सभी आपकी हिंदी की भाषाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा हिंदी के अंतर्गत ही ये सब आती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है संस्कृत, हिंदी अपभ्रंश या पाली प्राकृत। तो जो आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषा का विकास हुआ है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपभ्रंश, क्योंकि लास्ट में आपका अपभ्रंश ही आता है, बाकी यहाँ पर कोई है नहीं। अपभ्रंश से सीधे आपकी हिंदी आ जाती है, प्रारंभिक हिंदी। तो प्रारंभिक हिंदी के बाद आपकी आधुनिक हिंदी आ जाएगी, तो सीधे सीधे यहाँ पर प्रारंभिक हिंदी भी नहीं ऑप्शन में है, तो यहाँ पर अपभ्रंश से सीधे विकास आपका हुआ है, यही माना जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लौकिक संस्कृत, पुरानी हिंदी, शोरसैनी या वैदिक संस्कृत। तो पाली प्राकृत भाषाएं वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं, ध्यान रखिएगा। संस्कृत के 2 रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लौकिक और वैदिक। तो वैदिक के बाद आपका पाली और प्राकृत भाषाएं आ जाती हैं। तो ये टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट आपकी लेखक और रचनाएं का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, वो वीडियो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वाला, और ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए था। इसके अलावा आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या APS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कोर्स, टेस्ट सीरीज और PDF नोट्स की जानकारी चाहिए तो आप 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका PDF आपको यहीं पर मिल जाएगा PDF चैनल पे। कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।